नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शिवालय ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सोइल कंजर्वेशन के बारे में, यानी सोइल और वाटर है उसका कंजर्वेशन कैसे करते हैं और इरोजन क्या होता है, इरोजन कितने तरह के होते हैं उस बारे में हम पढ़ेंगे। इरोजन का जो मेजर कॉज है वो क्या होता है, वो एग्जाम में जो जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सोइल इरोजन। सबसे पहले है सोइल इरोजन। इरोजन होता है दोस्तों, इरोजन होता क्या है, या फिर ये कह सकते हैं कि इरोजन है वो क्यों होता है। देखो, इरोजन क्या होता है, इरोजन का मतलब होता है कि जो सोइल से इरोजन की वजह से वाटर का इरोजन भी होगा, या उसको एयर इरोजन या विंड इरोजन भी बोलते हैं। यानी कि विंड की वजह से जब इरोजन होगा सोइल का, उसको बोलेंगे विंड इरोजन, और वाटर की वजह से होगा तो इसको बोलेंगे वाटर इरोजन। वो क्यों होता है कि सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, डिटैच होता है, यानी सोइल के पार्टिकल होते हैं वो टूटते हैं एक दूसरे से, फिर वो एक स्थान से, यानी अभी जो पेरेंटल स्थान होता है वहां से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सोइल की जो फर्टिलिटी कम होती है। फर्टिलिटी कम क्यों होती है, क्योंकि जो डिटैचमेंट सबसे पहले किसका होगा, सबसे पहले पृथक्करण किसका होगा, जो टॉप सोइल है उसका होगा। टॉप सोइल में होने की वजह से क्या होगा कि जो टॉप सोइल की लेयर है वो हट जाएगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो टॉप लेयर पे है अधिकतर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जो अधिकतर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहाँ होते हैं टॉप सोइल में होते हैं। कहाँ पे होता है, टॉप जो है 15 सेंटीमीटर सोइल में भी होते हैं। इसीलिए हम जो टिलेज प्रैक्टिसेस करते हैं वो भी टॉप 15 सेंटीमीटर के अंदर ही करते हैं मोस्टली। यानी टॉप सोइल है, तो टॉप सोइल अगर लेयर हट जाएगी तो वहाँ से न्यूट्रिएंट रिमूवल हो जाएंगे, उससे क्या होगा, सोइल की फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अपना जो मुख्य मकसद क्या है, उसी को हम कहते हैं इरोजन कहते हैं। अपना मकसद ये होता है कि जो टॉप सोइल है उसके न्यूट्रिएंट को सेव करके रखना। सेव कैसे करेंगे, उसको सोइल और वाटर को कंजर्व करके, यानी उससे इरोजन को रिड्यूस करना ही अपना जो मुख्य उद्देश्य है। अब हम देखते हैं जो इरोजन होता है, पहला पॉइंट देखते हैं इरोजन होता है कितनी जो इंडिया में जो लैंड है वो है 328 मिलियन हेक्टर है। उसमें से जो कितनी जो मृदा है वो इरोजन से प्रभावित है, यानी कि अराउंड 187 मिलियन हेक्टर। कितनी है, अराउंड 187 मिलियन हेक्टर लैंड ऑफ इंडिया। कितनी, 187 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड ऑफ इंडिया इज directly and indirectly affected with erosion. Land of India is directly or indirectly affected with, or indirectly affected with किसके साथ अफेक्ट होती है ये, इरोजन, यानी इरोजन के साथ जो है अफेक्ट होती है। यानी ये कह सकते हैं कि 187 मिलियन हेक्टर लैंड जो इंडिया है वो इरोजन से प्रभावित है, या इरोजन है, या ये कह सकते हैं लैंड जो डिग्रेडेड लैंड है। कितनी है, ये है लैंड है जो डिग्रेडेड लैंड है, यही कह सकते हैं कि ये क्या है, ये डिग्रेडेड लैंड है। क्या है, यानी डिग्रेडेड लैंड है, यानी जिसकी प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है। दूसरा हम बात करते हैं कि अगर एनुअल की अगर बात करें, एक साल के अंदर जो भारत की अगर बात करते हैं तो कितनी जो लैंड है वो रिमूवल हो जाती है, या फिर ये कहेंगे कि वो उसका इरोजन होता है अराउंड जो है 5000, कितना, अराउंड मोर देन 5000 मैट्रिक टन। मैट्रिक टन का मतलब होता है कि मैट्रिक टन को कैसे लिखते हैं, देखो जब भी मैट्रिक टन की बात आती है तो मैट्रिक टन को हमेशा कैसे लिखते हैं, जब भी मैट्रिक टन की बात आती है मैट्रिक टन को हमेशा ही कैपिटल एम और स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं। वहीं अगर बात आती है मिलियन टन, मिलियन टन की बात आती है, मिलियन टन में टीओ डबल एन ही होता है, मैट्रिक टन में टीओ एन होता है। तो जब मिलियन टन की बात आती है तो मिलियन टन में क्या होता है, उसको स्मॉल एम और स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया मैट्रिक टन और ये हो गया मिलियन टन। अब हम बात करते हैं कि जो मोर देन 5000 मैट्रिक टन जो इंडिया की सोइल है वो हर साल क्या होती है कि रिमूव होती है, या फिर ये कहती है इरोडेट होती है। तो मोर देन 5000 मैट्रिक टन सोइल ऑफ इंडिया इज रिमूव्ड, या ये कहेंगे इरोडेड एवरी ईयर, हर साल जो है ये लगभग कितना, मोर देन 5000। तो मोर देन 5000 से कितना ज़्यादा होगा, जो एवरेज है एक वैल्यू है जो 5333, मोर देन 5000 जो इन जनरल एग्जाम पूछा जाता है किससे ज़्यादा है, कि लगभग 5000 जो मैट्रिक टन है उससे ज़्यादा सोइल है वो इंडिया की हर साल क्या होती है, वो रिमूव होती है, एरोडेट होती है एवरी ईयर। ठीक है, अगर हम बात करें कि 5000 से ज़्यादा कितनी, तो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 5333 है।
मेट्रिक टन। कितनी है? 5333 है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि मोर और लेस ये इक्वल टू 5000, यानी 5000 से ज़्यादा जो मेट्रिक टन है वो क्या होती है? इरोडेट होती है। अब हम बात करते हैं जितनी इरोडेट सोइल होती है उसकी जो 30% सोइल है वो समुद्र में जाती है। कितनी? कहाँ जाती है? 30%, यानी आउट ऑफ दिस इरोडेट सोइल अराउंड 30% सोइल ऑफ अराउंड 30% ऑफ इरोडेड सोइल गोज टू सी। कहाँ पे जाती है? इस समुद्र के अंदर जाती है। तो कितनी होती है? 30% जो है वो होती है लगभग 1600 मेट्रिक टन। कितना है? 1600 मेट्रिक टन जो सोइल है वो हर साल कितनी जाती, कहाँ जाती है? वो समुद्र में जाती है। अगर पूछे परसेंटेज में पूछे तो आपको अराउंड जो है 30% करना है। अगर पूछे कि वैल्यूज में पूछे तो वो है 1600 मेट्रिक टन जो सोइल है वो हर साल समुद्र में जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये सोइल जो समुद्र में जाती है कितनी ऐसी जो सोइल है जो कि जो रिजर्वेयर होते हैं डिफरेंट, जैसे मान लो कि एक्वाफायर्स हो गया समुद्र या इसमें जो डैम हो गया उसके अंदर जो सिल्टेशन के रूप में यानी कि सिल्ट बन के जम जाती है, जिससे कि क्या होता है कि रिजर्वेयर होता है उसका जो डेप्थ है या भी ये कह सकते हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। तो कितना है? वो 10% है। कितना? अराउंड 10% जो सोइल है अराउंड 10% ऑफ इरोडेड सोइल सिल्ट इन रिजर्वेयर। सिल्ट यानी जमा हो जाना इन रिजर्वायर। जो रिजर्वायर के अंदर ये जमा हो जाती है कितने परसेंट लैंड? वो है 10%। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी अराउंड जो है 15, कितनी हो जाएगी? 10% की अगर बात करें तो ये हो जाएगी अराउंड 500 मेट्रिक टन। ये कितना हो जाएगा? अराउंड 500 मेट्रिक टन जो लैंड है वो सीधा ही कहाँ जाती है? अराउंड 500 मेट्रिक टन जो लैंड है वो सिल्टेशन या भी ये कह सकते हैं लेक्स या रिवर है उसके अंदर सिल्ट के रूप में जमा हो जाती है। ठीक है, तो ये था सिल्टिंग बोलते हैं उसको। सिल्टिंग रिजर्वेयर कौन कौन सा हो सकता है? कैनाल हो सकता है, जैसे मान लो कैनाल है, उसके अलावा रिवर है, उसके अलावा डैम है, लार्ज डैम एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें होती है, ये होती है इरोजन से रिलेटेड है। इरोजन में क्या क्या होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में कई बार जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है एग्जाम में क्वेश्चन तीनों पॉइंट से पूछा जाता है कि इंडिया की कितने प्रतिशत सोइल है हर साल जो है इरोडेट होती है, रिमूव होती है या एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो है लगभग मोर देन 5000 मेट्रिक टन। वहीं अगर बात करें कि कितनी परसेंट लैंड है वो समुद्र के अंदर जाती है, सी के अंदर जाती है, तो वो है 30%। वो कितनी है? 30% है। वहीं अगर बात करें तो सिल्टेशन यानी रिजर्वेयर में कितने परसेंट जाती है तो वो है 10%। कितनी है? 10%। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। दूसरा अगर बात करें जो टोटल अगर जो इंडिया की लैंड है वो डिग्रेडेड लैंड कितनी है, या ये कह सकते हैं टोटल जो लैंड है वो इरोजन से अफेक्टेड कितनी है, तो वो है 187 मेट्रिक टन जो लैंड है वो अफेक्टेड है डिफरेंट इरोजन की वजह से। अब हम बात करते हैं कि जो इरोजन होता है ये इरोजन किस क्षेत्र में कौन सा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो होता है कि एक एरिड रीजन होता है। कौन सा होता है? एरिड रीजन। एरिड रीजन में कौन सा होगा? जो एरिड रीजन है, एरिड रीजन, तो एरिड रीजन में कौन सा जो इरोजन होगा? एरिड रीजन में जो मुख्यतः इरोजन होता है वो होता है, कौन सा होता है? वो होता है विंड इरोजन होता है। कौन सा होता है? वो होता है विंड इरोजन होता है। वहीं अगर बात करें सेमी एरिड रीजन में तो वहाँ कौन सा होता है? वाटर इरोजन होता है। सेमी एरिड रीजन की अगर बात करें तो कौन सा होता? सेमी एरिड रीजन के अंदर मुख्यतः कौन सा इरोजन होता है? वो होता है वाटर इरोजन। वाटर इरोजन होता है। उसी तरह से अगर बात करें एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, उसके अलावा बात करें कि जो कुछ जो होता है हिली रीजन होता है, तो वहाँ पे कौन सा होगा? हिली रीजन के अंतर्गत हिली रीजन में होता है लैंडस्लाइड। अगर हिली रीजन है या फिर ये कह सकते हैं आइलैंड है, वहां पे कौन सा होगा? वहां पे होता है लैंडस्लाइड। कौन सा होता है? लैंडस्लाइड जो है वो हाईलैंड या हिली रीजन है, वहां पे लैंडस्लाइड होता है। उसी तरह से अगर बात करें यमुना और जो चंबल रीजन है, जो कि यमुना रिवर जो है और चंबल का जो इलाका है उसमें कौन सा इरोजन होता है? उसमें मुख्यतः होता है वो होता है रेवाइनस या रेवाइन इरोजन होता है। कौन सा होता है? रेवाइन इरोजन होता है। कौन सा होता है? रेवाइन इरोजन होता है। मुख्यतः कौन सा होता है? रेवाइन इरोजन होता है या रेवाइनस इरोजन होता है यमुना और चंबल के कैनाल में। उसी तरह से अगर बात करें
और रेवेंस के अंदर आता है गली भी आता है। उसी तरह से एरिडिजन है, इसमें कौन सा था, विंड होता है। सेमी एरिड में कौन सा था, वाटर। वाटर में कौन कौन सा होता है, वाटर में होता है सीट होता है, रील होता है, गली होता है। इसको हम नेक्स्ट जो है बारी बारी से डिटेल में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो सोइल और वाटर कंजर्वेशन है उसका इतिहास क्या है, यानी इसमें जो रिसर्च का डेवलपमेंट है, पहले कौन सा इंस्टीट्यूट बना था, उसके बाद कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, जिससे कि इरोजन को कम करने के लिए हम इसकी ओर प्रगतिशील हैं। सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट जो साइंटिफिक स्टडी थी सोइल इरोजन के कंट्रोल की, वो जर्मन में शुरू हुई थी। पहली बार कहां शुरू हुई थी, जर्मन में शुरू हुई थी। तो हिस्ट्री देखते हैं हम इसकी। हिस्ट्री ऑफ सोइल इरोजन कंट्रोल। सोइल इरोजन जो कंट्रोल है या इसका जो इनिशिएटिव है उसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले जो फर्स्ट जो है साइंटिफिक स्टडी है वो कहाँ हुई थी, जर्मन में हुई थी। एक साइंटिस्ट था वॉली ने क्या किया था, फर्स्ट जो साइंटिफिक स्टडी है, फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑन सोइल इरोजन कंट्रोल, ऑन सोइल इरोजन कंट्रोल जो है वो कहाँ पे शुरू हुआ था, वो हुआ था 1875 से लेकर के 1877 से लेकर 1895 हुआ था। वॉलनी ने किया था, कहाँ पे किया था, जर्मन सोइल साइंटिस्ट बाई फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑन सोइल, जो सोइल इरोजन कंट्रोल है वो कहाँ हुआ था, 1877 से लेकर के 1895 के दौरान हुआ था। कहाँ पे हुआ था या किसके द्वारा किया था, बाई जर्मन सोइल साइंटिस्ट ने सबसे पहले शुरू किया था यह। वॉलनी जो है उस साइंटिस्ट ने सबसे पहले सोइल इरोजन कंट्रोल के बारे में साइंटिफिक स्टडी शुरू की थी जर्मनी के अंदर। वहीं अगर भारत की बात करें तो सोइल जो कंजर्वेशन रिसर्च है वो सबसे पहले उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो मंजरी पुणे से हुई थी। कहाँ से हुई थी, मंजरी पुणे से। वहीं अगर इंडिया की बात करें, अगर इंडिया की अगर बात करें तो जो फर्स्ट जो है सोइल कंजर्वेशन रिसर्च, सोइल कंजर्वेशन जो रिसर्च है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, उसकी हुई थी अर्ली 1923 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, एट मंजरी। कहाँ पे ये पुणे के नियर पुणे, कहाँ पे ये पुणे के आसपास में है, जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र के अंतर्गत सबसे पहले जो सोइल कंजर्वेशन जो है रिसर्च है वो शुरू हुआ था भारत में मंजरी में। वो कब हुआ था, 1923 में हुआ था। कब हुआ था, 1923 में हुआ था। यहाँ पे क्या होता है, जो ड्राई फार्मिंग स्कीम है सबसे पहले लॉन्च हुई थी। क्या हुई थी, ड्राई फार्मिंग स्कीम जो है यहाँ पे लॉन्च हुई थी मंजरी। यहाँ पे क्या होता, ड्राई फार्मिंग स्कीम है वो लॉन्च हुआ था। कौन सा हुआ था, ड्राई फार्मिंग स्कीम है लॉन्च हुआ था 1923 में। उसी समय से जो है सोइल इरोजन जो कंट्रोल है या सोइल कंजर्वेशन का रिसर्च है उसका जो भारत में शुरुआत हुई थी 93 के अंदर। तो या ये कह सकते हैं जो ड्राई लैंड फार्मिंग है या फिर सोइल इरोजन कंट्रोल की बारी आती है तो इसका इंडिया में शुरुआत कब से हुई, वो हुई 1923 से हुई। कब से हुई, 1923 से। और इसका जो पहला सेंटर कहाँ शुरू हुआ था, वो होता मंजरी नियर पुणे, महाराष्ट्र के अंतर्गत है, वहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी। कितने सेंटर की स्थापना की थी, लगभग 8 सेंटर की स्थापना की थी। कितने की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टेड 8 रिसर्च सेंटर इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके बाद में क्या किया था, 8 जो है रिसर्च सेंटर जो शुरू किए थे भारत के डिफरेंट पार्ट्स में। उसका जो मुख्य मकसद था वो था सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। क्या था, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन था। उस सेंटर का नाम था सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर। इसका नाम क्या था, सेंटर का नाम क्या था, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर। सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर, क्या नाम था इसका,
सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर इनका नाम था। यहाँ पे उन्होंने 8 सेंटर की स्थापना की थी, जो मंजरी में था, सोलापुर में था, बीजापुर में था। उस तरह से भारत के जो है कोटा के अंदर भी एक सेंटर है इसका, डिफरेंट पार्ट में शुरू हुआ। बाद में ये क्या किया उन्होंने, ये सारे सेंटर हैं उनको 1967 के अंदर आईसीआर को ट्रांसफर कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इनको लेटर कब 1967 के अंदर क्या किया, ऑल 8 सेंटर, जो टोटल 8 सेंटर थे, वो ट्रांसफर टू किसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू आईसीआर को दे दिया। यानी ये सारे सेंटर जो थे, जो सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर थे, जिसमें जो अकोला के अंदर भी है, और ये कहाँ है, ये जो 8 सेंटर है, ये एक तो कोटा के अंदर है, देहरादून के अंदर है, बेल्लारी कर्नाटक के अंदर है, आगरा के अंदर है, चंडीगढ़ के अंदर है, और वलसाड़ जो गुजरात के अंदर है। इसको बाद में आईसीआर को दे दिया गया 1967 के अंदर। तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर जो हेडक्वार्टर है वो उसका पहले नाम था सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। शुरू में इसका नाम क्या था, शुरू के अंदर नाम था वो था सेंट्रल सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। शुरू में नाम क्या था इसका, सेंट्रल सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ये था शुरू में। ये कब था, इसकी जो स्थापना जो है 1974 में हुई थी। कब हुई थी ये, 1974 के अंदर इसका नाम था वो था सेंट्रल सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यानी CSWCTCRTI, ये था 1974 में। बाद में जो है इसका नाम चेंज हो गया, और वो नाम चेंज क्या हो गया, उसके बाद इसका नाम जो है ये कहाँ पे है, ये देहरादून के अंदर। ये कहाँ है, देहरादून में 1974 में। ये कहाँ पे है, देहरादून के अंदर है, देहरादून उत्तराखंड। कहाँ पे है ये, देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। और बाद में जो है अभी जो लेटेस्ट है इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, अभी जो इसका नाम है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन, IISWC। ये जो है अभी इसका रीनेम हो गया, क्या हो गया, रीनेम क्या हो गया इसका, रीनेम्ड जो है वो क्या है इसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन है। ये भी कहाँ है, देहरादून के अंदर है। यानी इसी इंस्टीट्यूट का जो है सेंट्रल सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसका जो नाम चेंज करके ये कर दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन हो गया। उसके अलावा जो और भी सेंटर है जो सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन को डेडिकेटेड है इंडिया के अंदर, वो है काजरी है, जोधपुर। कौन सा है, उसके अलावा और सेंटर जो काजरी है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी है, वो जोधपुर। ये जो जोन है या ये इंस्टीट्यूट है, ये भी जो है सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए डेडिकेटेड है, साथ में ड्राईलैंड के लिए भी डेडिकेटेड है। उसके अलावा बात करें क्रीडा हैदराबाद की, अगर बात करें सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, ये भी किसके लिए है, ये भी जो है सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए डेडिकेट इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात है कि जो सोयल जो कंजर्वेशन है या सोयल इरोजन है वो कितने तरह का होता है। अब बात करते हैं इरोजन पे, आते हैं मेन टॉपिक पे। तो इरोजन के टाइप्स ऑफ इरोजन, जो इरोजन है वो कितने तरह के होते हैं। इरोजन 2 तरह के होते हैं मुख्यतः, एक होता है नेचुरल होता है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है, यानी ह्यूमन की जो फॉल्टी प्रैक्टिसेस फॉलो करने की वजह से इरोजन होता है वो होता है आर्टिफिशियल इरोजन। पहला हो गया नेचुरल, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल। तो फर्स्ट जो इरोजन है वो है नेचुरल। कौन सा है, नेचुरल है, या इसको क्या बोलोगे, पहला कौन सा हो गया, नेचुरल इरोजन। सेकेंड है वो है एक्सीलरेटेड इरोजन, एक्सीलरेटेड इरोजन। तो 2 इरोजन हो गया, पहला हो गया नेचुरल, दूसरा है एक्सीलरेटेड इरोजन। जो नेचुरल इरोजन होता है उसका जो याद करने का तरीका आप देख लीजिए, GNN से याद करिए। कैसे करिए उसको, GNN से याद करिए, यानी GNN, और इसको करिए SAA। इसको कैसे करिए, SAA और
GNN। GNN का मतलब क्या होता है, ऐसे डबल ए का मतलब क्या होता है, GNN का मतलब होता है कि ये जो इरोजन है इसको जियोलॉजिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल भी कहते हैं। जो नेचुरल इरोजन है, नेचुरल इरोजन इज ऑल्सो नॉन एज जी मतलब जियोलॉजिकल, जी मतलब जियोलॉजिकल इरोजन भी किसे कहते हैं, जियोलॉजिकल इरोजन भी कहते हैं। सेकंड इसका नाम क्या है, उसके अलावा एन मीन नेचुरल हो गया, और एन एन नॉर्मल इरोजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरल होता है तो इसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं, नॉर्मल इरोजन भी कहेंगे, नॉर्मल इरोजन भी कहेंगे। वहीं अगर बात करें एक्सीलरेटेड इरोजन की, तो एस मतलब ए मतलब एक्सीलरेट हो गया, ए का मतलब होता है एब नॉर्मल, या नॉर्मल इरोजन है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एब नॉर्मल इरोजन भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एबनॉर्मल इरोजन के नाम से भी जाना जाता है। साथ में जो एस है, एस का मतलब होता है सिंपली इरोजन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे सिंपली इरोजन, क्योंकि ये जो है ह्यूमन एक्टिविटी वजह से होता है, इसलिए इसको बोलेंगे सिंपली इरोजन। क्या बोलेंगे इसको, सिंपली इरोजन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जो एक्सीलरेटेड है। एक्सीलरेट का मतलब होता है कि फास्ट, तो फास्ट है तो इसकी जो रेट है इरोजन की वो क्या है, फास्ट है, यानी जो ये इरोजन है इसकी रेट क्या है, फास्ट है, यानी इरोजन एट फास्ट रेट। तो रेट क्या है इसकी, फास्ट रेट, यानी ये तेज गति से इरोजन होता है। ये इसकी रेट क्या है, ये है स्लो रेट। इसकी क्या रेट है, ये है स्लो रेट ऑफ इरोजन, यानी स्लो रेट ऑफ इरोजन होता है, ऑफ इरोजन। जबकि एक्सीलरेटेड का मतलब होता है वो फास्ट रेट है। कौन सा रेट है इसका, यानी तेज गति से इरोजन होता है, इसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड या एबनॉर्मल, या सिंपली बोलते हैं, जबकि इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल, नॉर्मल इरोजन, या फिर बोलेंगे नेचुरल इरोजन। इसके अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्यों किस कहाँ होता है, जो नेचुरल वेजिटेशन के अंडर होता है, यानी नेचुरल इसका नाम से इंडिकेट है। ये कहाँ पे होगा, जो नेचुरल वेजिटेशन के अंडर होता है, अंडर कहाँ पे होता है, ये अंडर नेचुरल वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन है वहाँ पे जो इरोजन होता है अधिक रेनफॉल की वजह से हो सकता है, या क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से होता है, तो उसको कहते हैं जो है नेचुरल इरोजन, यानी अंडर नेचुरल वेजिटेशन कवर के अंदर होता है। जबकि जो एक्सीलरेटेड होता है वो कहाँ होता है, ये जो फॉल्टी प्रैक्टिसेस की वजह से होता है। इसमें कौन कौन सा एग्जांपल है, इसके अंदर एग्जांपल है वो है, पहला है विंड इरोजन या वाटर इरोजन। फर्स्ट है वाटर इरोजन, सेकेंड हम बात करते हैं वो है विंड इरोजन, विंड इरोजन, और थर्ड है वो है वेव इरोजन। कौन सा है, वेव इरोजन। तो नेचुरल इरोजन होता है वो कंट्रोल अपने हाथ में नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल होता है। वहीं अगर बात करते हैं एक्सीलरेटेड या सिंपली या एबनॉर्मल है, वो उसको कंट्रोल जो है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, या फिर ये कह सकते हैं कि जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है या इंप्रूव्ड जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के द्वारा इसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है एक्सीलरेटेड में, पहला हो गया वाटर इरोजन, सेकंड हो गया विंड इरोजन, थर्ड हो गया वेव इरोजन। वहीं अगर इसके अंदर बात करें तो ये नेचुरल हो सकता है, इसमें अंदर कोई सा भी हो सकता है। जैसे मान लो जो स्ट्रीम चैनल है, वैली है, जैसे मान लो घाटी अगर बनता है तो किस वजह से बनता है, ये नेचुरल एक्टिविटी की वजह से बनता है, वैली हो गया। उसके अलावा स्ट्रीम चैनल जो है, स्ट्रीम चैनल है ये जो है नेचुरल है, यानी नेचुरल की वजह से होता है, हाई रेनफॉल की वजह से होगा, उसको हम कहेंगे नेचुरल कहेंगे। क्या कहेंगे, नेचुरल कहेंगे। अब हम बात करते हैं जो वाटर इरोजन होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं वाटर इरोजन पे। सबसे पहले एक एक जो एक्सप्लेन करेंगे वाटर इरोजन क्या होता है, इसके जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं विंड इरोजन। विंड इरोजन कितने तरह का होता है, कैसे होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। उसी तरह से हम वेव इरोजन को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है वाटर इरोजन। वाटर इरोजन वाटर इरोजन है वो कितने तरह के होते हैं, देखो उसमें लगभग जो है 7 to 8 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। पहला जो है रेन ड्रॉप स्प्लैश होता है। कौन सा होता है, रेन ड्रॉप स्प्लैश होता है। इसमें क्या होता है रेन ड्रॉप स्प्लैश में, कि जब सोइल पार्टिकल है, यानी तेज गति से रेनफॉल आएगा, जो इंडिविजुअल रेन ड्रॉप होता है। फर्स्ट है कि रेन ड्रॉप स्प्लैश इरोजन। पहला कौन सा है, रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन भी बोल सकते हैं इसको, स्प्लैश इरोजन। इसमें क्या होता है कि जो रेन ड्रॉप है, यानी बारिश की जो तेज गति से जब बारिश होती है तो उसको जो रेन ड्रॉप है ये सोइल को पार्टिकल को डिटैच करता है। इससे जो इरोजन होता है उसको बोलते हैं रेन ड्रॉप स्प्लैश इरोजन बोलते हैं।
यानी रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल ड्यू टू रेन ड्रॉप इज नॉन एज रेन ड्रॉप स्प्लैश इरोजन। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल रेन ड्रॉप होती है वो किस वेलोसिटी से अटैक करती है, वो 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अटैक कर सकती है। इंडिविजुअल जो अगर रेन ड्रॉप की अगर बात करें, इंडिविजुअल अगर रेन ड्रॉप की हम बात करें, इंडिविजुअल रेन ड्रॉप है वो किस जो गति से अटैक करता है, इंडिविजुअल रेन ड्रॉप है वो स्ट्राइक द सोइल पार्टिकल, स्ट्राइक दी सोइल पार्टिकल अप टू 9 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में जो 9 मीटर की गति से आता है, तो ये जो है सोइल पार्टिकल के रेन ड्रॉप को स्प्लैश करता है। उसके बाद क्या होता है, पार्टिकल डिटेच हो जाता है और एक जगह से दूसरे जगह जो है डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा मूवमेंट हो जाता है। ये हो गया रेन ड्रॉप स्प्लैश इरोजन। अब हम बात करते हैं इसकी जो पावर कितना होता है, जो रेन ड्रॉप है इसका अगर एनर्जी की बात करें तो लगभग अगर 5 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्टॉर्म आता है तो ये लगभग जो है 5.5 किलोवाट एनर्जी को वेस्ट करता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड है जो रेन ड्रॉप की बात आता है कि इसका जो एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इरोजन के अंदर जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को आपको याद रखना है। सबसे पहले होता है रेन ड्रॉप, उसके बाद आता है शीट इरोजन। कौन सा है, शीट इरोजन। देखो शीट इरोजन क्या है, नाम से इंडिकेट है। शीट का मतलब ये होता है कि एक शीट जो है यानी कि जो एक समान तरह से जो परत होती है, यानी यूनिफॉर्म लेयर सोइल की है, वो रिमूव हो जाती है, उसको बोलते हैं शीट इरोजन। इसमें पहला पॉइंट क्या है, जो की पॉइंट है वो लिखते हैं कि इसके अंदर जो इरोजन है इसको हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ इरोजन। क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर इरोजन, स्टेप ऑफ वाटर इरोजन कहेंगे। अगर ऑप्शन में 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होगा कि जो निम्न में से कौन सा जो वाटर इरोजन है वो फर्स्ट स्टेप है। अगर ये रेन ड्रॉप स्प्लैश है, सेकंड है शीट है, फिर रील है, गली है, तो आपको करना है रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप ऑप्शन में नहीं होता है तब आप करेंगे सही आंसर शीट इरोजन, क्योंकि पहला जो स्टेप होता है रेन ड्रॉप होता है। रेन ड्रॉप क्या करता है, सोइल पार्टिकल को डिटेच करता है। जब सोइल पार्टिकल डिटेच हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, उसके बाद ये क्या करता है कि वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे इसका मूवमेंट होता है, उसी को क्या कहेंगे, शीट इरोजन कहते हैं। तो इसको ये कंसिडर करते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर इरोजन। लेकिन रेन ड्रॉप होता है तो रेन ड्रॉप को फर्स्ट करना है, इसको सेकंड, नेक्स्ट को थर्ड, नहीं तो इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे। सेकंड पॉइंट है इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म जो लेयर ऑफ सॉइल है वो रिमूव होती है, यानी यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सॉइल रिमूव होती है। क्या होती है, यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सॉइल है वो रिमूव होती है। उसके अलावा एक और होता है कि यूनिफॉर्म जो है स्कीमिंग ऑफ द क्रीम, यूनिफॉर्म यानी समान रूप से, यूनिफॉर्म स्कीमिंग ऑफ द क्रीम। देखो क्या होता है कि जो क्रीम है उस क्रीम का समानांतर रूप से रिमूवल होना को ही कहते हैं, यूनिफॉर्म रूप से जो क्रीम का रिमूवल होता है या समान रूप से जो क्रीम होती है, क्रीम का रिमूव होना क्या कहेंगे, शीट इरोजन कहते हैं। तो क्रीम क्या होती है, क्रीम का मतलब होता है कि टॉप न्यूट्रिएंट्स। सोइल की बात करेंगे, सोइल में क्या होता है, दूध के अंदर क्रीम होती है, सोइल के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स इसमें जो है रिमूव हो जाते हैं। और न्यूट्रिएंट के रिमूव होने की वजह से इसको क्या कहेंगे, इस जो शीट इरोजन है इसको कहते हैं डेथ ऑफ फार्मर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डेथ ऑफ फार्मर। शीट इरोजन इज ऑल्सो नॉन एज डेथ ऑफ फार्मर। इसको क्या कहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डेथ ऑफ फार्मर कहते हैं। और डेथ ऑफ फार्मर क्यों कहते हैं, इसके पीछे वजह क्या है, डेथ ऑफ फार्मर क्यों कहते हैं, इसके पीछे वजह ये है क्योंकि जो यूनिफॉर्म रिमूवल या स्कीपिंग ऑफ द क्रीम जो है, या फिर ये कहेंगे जो टॉप सोइल है उससे जो लेयर है वो इससे रिमूव हो जाती है। इसी वजह से हम इसको कहेंगे डेथ ऑफ फार्मर, क्योंकि सोइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। क्या होती है, रिड्यूस जाती है, सोइल की फर्टिलिटी लगभग जो है खत्म हो जाती है, इसलिए इसको डेथ ऑफ फार्मर कहते हैं। इस दौरान जो वाटर का फ्लो होता है वो क्या होता है, लीस्ट कॉन्सिपस होता है, यानी कि जो दिखता नहीं है, क्योंकि मडी का टाइप का होगा। सबसे पहले जो पानी होगा तो क्या होगा, जो वाटर का फ्लो बहेगा वो बहुत धुंधला होता है, क्योंकि इसमें सोइल पार्टिकल ज़्यादा होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके बाद क्या होता है कि ये क्लियर होने लगता है, यानी उसके बाद विजिबली होता है, इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो शुरू में क्या होता है, ये लीस्ट कॉन्सिपस होता है। कौन सा होता है, लीस्ट कॉन्स्पिकस, लीस्ट कॉन्स्पिकस। लीस्ट कॉन्स्पिकस का मतलब होता है कि बहुत कम या अदृश्य होता है, या फिर ये कहेंगे धुंधला, या क्या कहेंगे इसको, अदृश्य कहेंगे या कहेंगे धुंधला कहेंगे, यानी स्पष्टता, यानी स्पष्टता, या कहेंगे धुंधला, यानी लीस्ट कॉन्स्पिकस, यानी सबसे कम स्पष्टता होती है, यानी ढंग से दिखाई नहीं देता, यानी पारदर्शी नहीं होता है लीस्ट कॉन्स्पिकस। सेकंड ये कहाँ पे होता है, ये जो जेंटल स्लोप पे होता है। कहाँ पे होता है, ये होता है जेंटल स्लोप पे होता है।
या माइल्ड स्लोप पे होता है, कॉमन इन जहाँ पे ज़्यादा स्लोप नहीं होता है यानी जो लैंड है लेवल होती है वहाँ पे होता है, कॉमन इन जेंटल या माइल्ड स्लोप, जेंटल या फिर जो माइल्ड स्लोप है वहाँ पे ये कॉमन होता है। कहाँ पे होता है? जो माइल्ड स्लोप होता है यानी स्लोप ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पे कॉमन होता है, इसीलिए जो है समांतर रूप से जो है सोइल इसमें रिमूव होती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें रिलेटेड है, इसका जो प्राइमरी कॉज है वो प्राइमरी कॉज क्या है? प्राइमरी कॉज है रेन ड्रॉप स्प्लेश है। कौन सा है? रेन ड्रॉप स्प्लेश है, वो इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सीट इरोजन। तो हमने पहले कह दिया फर्स्ट स्टेप है, इसका कॉज क्या है? यानी रेन ड्रॉप से सीट होगा, सीट के बाद नेक्स्ट होगा, तो इसका कॉज क्या हो गया? तो प्राइमरी कॉज, प्राइमरी कॉज ऑफ सीट इरोजन इज, प्राइमरी कॉज ऑफ सीट इरोजन इज, प्राइमरी कॉज क्या है इसका? इसका है रेनड्रॉफ है। क्या है? रेनड्रॉफ। प्राइमरी कॉज क्या है? वो है रेनड्रॉफ है, यानी रेनड्रॉफ की वजह से क्या होगा? सोइल के पार्टिकल डिस्ट्रेस होगा, उसके बाद जो है वो यूनिफॉर्म लेयर है वो रिमूव होगी। तो इसमें हर एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। पहला है कि इसको फर्स्ट स्टेप कौन सा? ये है। सेकंड है यूनिफॉर्म जो टॉप लेयर ऑफ सोइल है वो रिमूव होती है। थर्ड है कि स्कीमिंग ऑफ द क्रीम, क्रीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे क्या होगा? उससे क्या होगा? न्यूट्रिएंट लॉसेस होगा। क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस होगा, न्यूट्रिएंट लॉस होगा, उससे उसकी वजह से क्या होता है? इसको डेथ ऑफ फार्मर भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो स्पष्टता देखा जाए तो वो क्या होता है? लिस्ट होती है, यानी लिस्ट जो कॉन्सिक्वेंस होता है। उसके बाद वही कहाँ कौन से स्लोप पे होता है? या तो जेंटल पे होगा या माइल्ड पे होगा, यानी स्लोप बहुत कम होता है, ये कह सकते हैं लैंड है वो लेवल्ड होती है, वहाँ पे ये होता है। उसके बाद जो है इसका जो प्राइमरी कॉज है वो है रेन ड्रॉप। तो ये था शीट इरोजन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है रील इरोजन। कौन सा? नेक्स्ट रील इरोजन। थर्ड है वो है रील इरोजन। देखो रील इरोजन क्या होता है? सीट, पहले जो सीट है वो समांतर रूप से चला जाएगा, उसके बाद रील इरोजन में क्या होगा? ये रील बन के वो यानी कि इसमें क्या होगा कि जो फ्लो की जो गति भी तेज होगी जो है, और जो फ्लो का जो अगर बात करें स्पष्टता यानी विजिबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी, यानी। तो ये जो एडवांस स्टेज ऑफ द सीट इरोजन, सीट इरोजन का नेक्स्ट स्टेप इसको कह सकते हैं, यानी रील इरोजन इज द सेकंड स्टेप ऑफ इरोजन बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन के अंदर आए कि जो रेन ड्रॉप स्प्लेश भी है, सीट भी है, रील भी है, तब उस केस में थर्ड होगा, नहीं तो इसको सेकंड कंसीडर करते हैं, यानी सेकंड स्टेप ऑफ वाटर इरोजन, सेकंड स्टेप ऑफ वाटर इरोजन। सेकंड पॉइंट है जो इसमें जो लिक्विड होता है या फिर जो वाटर का फ्लो होता है वो क्या होता है? मोर, यानी जो मोर अपरेंट होता है या फिर अपरेंट होता है, जो फ्लो होता है वो क्या होता है? अपरेंट होता है। क्या होता है? मोर अपरेंट होता है देन सीट इरोजन। जो फ्लो है वो क्या होगा? मोर अपरेंट, यानी ज़्यादा स्पष्ट होगा, मोर अपरेंट देन सीट इरोजन। सीट इरोजन की बजाय जो फ्लो है ज़्यादा उसकी विजिबिलिटी होगी, यानी ज़्यादा ये साफ होगा, यानी मोर अपरेंट देन सीट इरोजन। उसके बाद अगर बात करें इसमें क्या इंसिजन होता है, यानी कटाव शुरू होता है। सीट के अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म लेयर जो जाता था रिमूवल होता था, इसमें क्या होता है? धीरे धीरे कटाव पड़ना शुरू होता है, यानी कि सोइल जो है भूमि कटने लग जाती है, यानी इंसिजन जो है उसमें इनिशिएशन होता है। क्या होता है? इंसिजन होता है। इंसिजन जो है इसमें शुरू हो जाता है, इंसिजन को बोलते हैं कटाव। क्या बोलेंगे? कटाव बोलेंगे। तो इंसिजन जो है इसमें शुरू होते हैं, उसके साथ ही क्या होता है? सिंगल फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इंसिजन को बोलते हैं कटाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमि का कटाव होता है, उसको इंसिजन बोलते हैं। इसके साथ ही क्या होता है? इंसिजन के साथ क्या होता है? एंड सिंगल फरो जो फॉर्मेशन जो इनिशिएशन होता है, एंड इनिशिएशन ऑफ, इसी से क्या होता है? फरो जो है फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, इनिशिएशन ऑफ सिंगल फरो फॉर्मेशन, सिंगल फरो फॉर्मेशन, यानी जो फरो है उसका फॉर्मेशन का जो फरो का बनने का जो फरो बनता है उसकी शुरुआत होती है। सिर्फ इसमें क्या होती है? शुरुआत होती है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फरो की शुरुआत इसमें होती है, लेकिन फरो किसमें बनता है? वो गली में बनता है। फरो की शुरुआत किसमें होती है? वो होती है रील इरोजन के अंतर्गत फरो की शुरुआत होती है। और इसका रन ऑफ जो कब शुरू होता है? जब सोइल की जो वाटर का फ्लो की गति है वो कितनी होगी तब रन ऑफ शुरू होगा, जब, यानी रन ऑफ स्टार्ट व्हेन रन ऑफ स्टार्ट्स एट, जब जो फ्लो है वाटर फ्लो जब मोर देन 0.3 से लेकर के 0.7 mm पर सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड अगर जो फ्लो की रेट है वो 0.3 से लेकर के 0.7 मिलीमीटर पर सेकेंड की गति से ज़्यादा है,
तब जो है रन ऑफ शुरू होता है। उस केस में क्या होता है, रन ऑफ शुरू होता है। उसके अलावा बात करें सेकंड स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप या फिर सेकंड स्टेज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेकंड स्टेप या सेकंड स्टेज बोल सकते हैं, सेकंड स्टेज बोल सकते हैं, सेकंड स्टेज बोल सकते हैं या सेकंड स्टेप भी बोल सकते हैं इसको, सेकेंड स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो जो यूनिफॉर्म नहीं रहता, यानी नो लॉन्गर यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म जो है वो किस में रहता था, सीट इरोजन में रहता था। इसमें नो लॉन्गर या नो मोर, नो लॉन्गर यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म नहीं रहता है, यूनिफॉर्म नहीं रहता है, इसलिए उसमें क्या होता है, इंसिजन शुरू हो जाता है, यानी कटाव शुरू हो जाता है। और साथ में ही क्या होता है कि इनिशिएशन ऑफ सिंगल फरो फॉर्मेशन की शुरुआत इसी के अंदर होती है। साथ में ही अगर इसके अंदर बात करें रील इरोजन के अंतर्गत, तो इसमें क्या होता है, चैनलाइजेशन बिगिंस, यानी चैनलाइजेशन का शुरुआत होती है। तो वो इसका मतलब यही है कि इनिशिएशन ऑफ सिंगल फरो फॉर्मेशन, या फिर ये कह सकते हैं चैनलाइजेशन, इनिशिएशन ऑफ चैनलाइजेशन, यानी चैनल बनना शुरू हो जाता है फरो के साथ। इनिशिएशन ऑफ चैनलाइजेशन, चैनलाइजेशन यानी चैनल का निर्माण होने लग जाता है, यानी चैनलाइजेशन है उसमें शुरुआत हो जाती है। इसकी इनिशिएशन इसी के अंतर्गत होता है, इसके अंदर इसी के अंदर होता है। सेकंड में बात करें, नो लॉन्गर यूनिफॉर्म है, जो रील इरोजन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है। रन ऑफ कब शुरू होता है, जब 0.3 से लेकर के 0.7 mm या उससे ज़्यादा जब स्पीड होती है, उस केस में क्या होता है, रन ऑफ की शुरुआत होती है। वहीं अगर बात करें इंसिजन या कटाव किस में शुरुआत होती है, क्या इंसिजन किस में बनता है, वो रील इरोजन में बनता है। अगर बात करें जो फ्लो है मोर अपरेंट होता है सीट के बजाय, तो किस में होता है, वो होता है रील इरोजन में होता है। और सेकंड स्टेप है ऑफ इरोजन है वो है रील इरोजन। ये था रील इरोजन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गली इरोजन। फोर्थ जो है वो है गली इरोजन। गली इरोजन, गली इरोजन कौन सा एडवांस स्टेज ऑफ रील इरोजन। जब जो रील इरोजन है उसकी नेक्स्ट स्टेप होगा, उससे क्या होगा, उसको उसमें होगा गली का इरोजन होता है। इसमें क्या होता है, चैनल जो है फॉर्म हो जाता है, यानी चैनल फॉर्म उसमें होती थी, चैनल का शुरुआत होती है, इसमें चैनल बन जाता है, यानी चैनल एंड फरो फॉर्म्ड, चैनल एंड फरो फॉर्म्ड, यानी चैनल और फरो का इसमें निर्माण हो चुका होता है, या फिर ये कह सकते हैं फरो कंप्लीट हो जाता है, इसमें फरो बन जाते हैं। ये किसके अंदर होता है, ये होता है गली इरोजन के अंतर्गत होता है। कहाँ होता है, गली इरोजन के अंतर्गत होता है। अब जो फ्लो है, फ्लो की अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है, यानी मोर स्पेक्टेकुलर होता है, यानी ज़्यादा स्पष्ट होता है, मोर स्पेक्टेकुलर, यानी अधिक पारदर्शी होता है, यानी अधिक पारदर्शी। क्या होता है ये, अधिक पारदर्शी, यानी फ्लो है वो अधिक पारदर्शी होता है, यानी बहुत आसानी से दिखाई देता है, इसको बोलते हैं मोर स्पेक्टेकुलर। मोर स्पेक्टेकुलर यानी फ्लो की विजिबिलिटी है वो ज़्यादा साफ होती है एज कम्पेयर टू सीट एंड रील के। नेक्स्ट स्टेप बात करें, गली है डिफरेंट तरह की होती है। इसमें जो गली का जो फॉर्मेशन होता है, गली इरोजन को बोलते हैं एडवांस स्टेज ऑफ वाटर इरोजन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एडवांस स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। अगर आपको पूछे कि वाटर इरोजन है उसका एडवांस स्टेज कौन सा है, तो गली है, या फिर ये तो आएगा कि एडवांस स्टेज ऑफ वाटर इरोजन, या फिर आएगा एडवांस स्टेज ऑफ रील इरोजन। वाटर इरोजन मोस्टली कौन सा होता है, इसको एडवांस स्टेज ऑफ वाटर इरोजन भी कहते हैं। साथ में इसको ये भी बोलते हैं कि एडवांस स्टेज ऑफ रील इरोजन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, एडवांस स्टेज ऑफ रील इरोजन भी कहते हैं। साथ में एडवांस स्टेज ऑफ वाटर इरोजन के नाम से भी जाना जाता है गली इरोजन को। उसके अलावा बात करते हैं इसमें चैनल या फरो का जो फॉर्मेशन हो जाता है, यानी फरो बन चुके होते हैं गली के अंदर। अब गली की जो डेवलपमेंट है, यानी गली बनते हैं उसके 4 स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। तो गली के फॉर्मेशन के अंदर का जो स्टेज है वो 4 स्टेजेस होती है, यानी इसमें 4 स्टेज होता है। पहली स्टेज में क्या होता है, पहली स्टेज में होता है गली का निर्माण होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ द गली, पहला क्या होगा, फॉर्मेशन स्टेज। तो 4 स्टेज कौन कौन सी होती है, फर्स्ट स्टेज है वो है फॉर्मेशन स्टेज। पहली कौन सी है, वो है फॉर्मेशन स्टेज, यानी गली का निर्माण होना। जब गली बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसका डेवलपमेंट होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, डेवलपमेंट स्टेज।
डेवलप्स डेवलपमेंट स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज। थर्ड अगर बात करें, थर्ड स्टेज कौन सी होगी? डेवलपमेंट में हीलिंग स्टेज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेज आएगा गली की ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके अंदर जो वेजिटेशन है उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो वो है हीलिंग स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, जो गली के अंदर क्या होता है, जो वेजिटेशन है उसका ग्रोइंग होता है, यानी ग्रोइंग ऑफ द वेजिटेशन इन द गली इज नॉन एज हीलिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेशन, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेशन इन गली, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेशन इन गली। यानी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी स्टेज है जिस, यानी गली फॉर्मेशन की कौन सी स्टेज है जिसके अंदर जो वेजिटेशन का ग्रोथ होती है, अभी ये कह सकते हैं ग्रोइंग ऑफ वेजिटेशन इन गली। चार स्टेज दे दिया आपको, पहला फॉर्मेशन दे दिया, दूसरा डेवलपमेंट स्टेज दे दिया, थर्ड दे दिया हीलिंग स्टेज दे दिया, फोर्थ दे दिया वो दे स्टेबलाइजमेंट स्टेज। क्या है? स्टेबलाइजेशन स्टेज। फोर्थ है स्टेबलाइजेशन स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, गली है उसकी साइज है विड्थ है और डेप्थ है वो स्टेबलाइज हो जाती है। स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन स्टेज है। उस स्टेज में क्या होता है, गली है उसकी एक फिक्स जो है विड्थ फिक्स हो जाती है लगभग और डेप्थ फिक्स हो जाती है, उसके बाद जो गली है उसमें चेंजेस नहीं होता है, तो ये हो गया स्टेबलाइजेशन स्टेज। ये कब होता है, जब वेजिटेशन है, वेजिटेशन परमानेंट रूप से गली के अंदर जो लग जाती है उसके बाद स्टेज आती है। इसका जो सीक्वेंस को आपको याद रखना जरूरी है कि किस स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, या फिर जो हीलिंग स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है कि हीलिंग स्टेज है उसके अंदर क्या होता है, वेजिटेशन की ग्रोथ होती है, उसी को हम बोलते हैं हीलिंग स्टेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हीलिंग स्टेज बोलते हैं। और जो स्टेबलाइज में क्या होता है, जो ग्रेडियंट है वो क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। क्या होता है, ग्रेडियंट है वो स्टेबलाइज हो जाता है। जो ग्रेडियंट यानी ये वही बात है, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, स्लोप है या फिर ये कहेंगे विड्थ है, वो सब क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट क्या वो स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। ये थी चार स्टेज गली की। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में गली का से हर एक बार एक न एक क्वेश्चन आता रहता है कि या तो गली स्टेज, गली के बारे में ये आएगा कि गली कितने तरह की होती है, या फिर कौन सी गली है जिसका जो विड्थ कितना होता है, या फिर डेप्थ कितना होता है, या साइड स्लोप कितना होता है, वो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। या फिर जो गली का जो फॉर्मेशन है उसकी कितनी स्टेज होती है, चार स्टेज होती है। पहले फॉर्मेशन होती है, फिर डेवलपमेंट होती है, फिर हीलिंग होती है, फिर होती है स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन जो है स्टेज होती है। ये चार स्टेज है। उसके अलावा बोलेंगे जो मोर स्पेक्टेकुलर जो है, जो फ्लो है वो किस में होता है, वो गली में होता है। या फिर एडवांस स्टेज ऑफ वाटर इरोजन है वो भी गली है। और उसके अलावा बात करें कि एडवांस स्टेज ऑफ रिल इरोजन है वो भी गली ही है। अब हम देखते हैं जो टाइप्स ऑफ गली, गली कितने तरह की होती है, गली मुख्यतः चार तरह की होती है। टाइप्स ऑफ गली, गली कितने तरह की होती है, चार तरह की होती है। पहली होती है वो है स्मॉल गली। क्या है पहली, वेरी स्मॉल, फिर मीडियम और उसके बाद डीप और नैरो। चार तरह की होती है। पहली है वेरी स्मॉल से शुरू करना है आपको, वेरी स्मॉल गली। दूसरा है स्मॉल गली, थर्ड है वेरी स्मॉल, स्मॉल। उसके बाद है मीडियम, वेरी स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, और चौथा डीप एंड नैरो। चौथा क्या है, डीप एंड नैरो गली, यानी कि गहराई में है और जो है उसकी विड्थ है वो नैरो, यानी जो है पतली, ज़्यादा चौड़ी नहीं, उसको बोलते हैं नैरो, नैरो, डीप एंड नैरो गली। गली कितनी तरह की होती है, चार तरह की होती है। पहला है वेरी स्मॉल गली, उसके बाद बात करते हैं वो है स्मॉल गली, नेक्स्ट है मीडियम गली, और लास्ट है वो है डीप और नैरो गली। जब डीप और नैरो की बजाय डीप एंड विड्थ गली हो जाती है तो वो है एडवांस स्टेज हो गई गली की, उसको कहते हैं रेवाइन स्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेवाइन, या रेवाइन का फॉर्मेशन बोलेंगे। अब हम देखते हैं इसका डेप्थ कितना होता है, विड्थ कितना होता है और साइड स्लोप कितना होता है। पहला जो गली है उस गली का डेप्थ कितना होता है, कितने मीटर जो है डेप्थ है, डेप्थ। फिर एक बात करते हैं इसकी विड्थ, उसके बाद बात करते हैं साइड स्लोप। साइड जो स्लोप है वो स्लोप कितना होता है, यानी जो डेप्थ है डेप्थ कितना होगा, विड्थ कितना होगा और साइड स्लोप कितना होगा। डेप्थ की बात करते हैं, गली जो नॉर्मली 3 मीटर की गली होती है, 3 से ज़्यादा होती है उसको गली बोलते हैं। अगर गली 3 मीटर से कम है तो उसको क्या कहेंगे, वेरी स्मॉल, यानी जब लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर से कम है तो उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वेरी स्मॉल। स्मॉल में क्या होगा, स्मॉल गली के भी जो है वो क्या होगा, 3 मीटर से भी कम होगा। स्मॉल भी क्या होगा, 3 मीटर से कम होगा। वहीं अगर बात करें जो मीडियम गली वो क्या होगा, 3 से लेकर के 9 मीटर हो जाए, क्या हो जाएगा 3 to 9 मीटर जो है वो होगी मीडियम गली, 3 to 9 मीटर। वहीं अगर बात करें डीप गली, यानी उसकी गहराई ज़्यादा होगी तो कब कितनी ज़्यादा होगी, मोर देन 9 मीटर। यानी चार जो स्टेप है या फिर ये कह सकते हैं कि मोर देन 9 मीटर जो है वो होगी डीप एंड नैरो गली। क्या होगी, डीप एंड नैरो गली।
इस वेरी स्मॉल यानी कि जो डेप्थ के आधार पर बात करें तो वेरी स्मॉल क्या होगा, 3 मीटर से कम होगा, स्मॉल है वो 3 मीटर होगा, मीडियम है 3 से 9 होगा, और जो डीप है और नैरो है वो क्या होगा, मोर देन 9 मीटर हो जाएगा। अब विड्थ की बात करें, विड्थ होता है 18 मीटर का बेस होता है, यानी 18 मीटर से अगर कम है तो वो क्या होगा, यानी इफ लेस देन 18 मीटर तो क्या होगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। अगर 18 मीटर से ज़्यादा है और 3 मीटर से कम है, यानी जो इसमें डेप्थ दोनों सेम होती है, वेरी स्मॉल और स्मॉल, लेकिन फर्क इसका होता है विड्थ का होता है। यानी अगर 18 मीटर से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। वही अगर बात करें मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम में क्या हो जाएगा, मीडियम में 18 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा, यानी मोर देन 18 मीटर। लेकिन इसमें क्या होता है कि डेप्थ तो स्मॉल के बराबर रहती है, जो विड्थ तो स्मॉल के जो है स्मॉल गली के बराबर रहती है, लेकिन डेप्थ बढ़ जाती है, यानी 3 to 9 मीटर हो जाता है। वहीं अगर बात करें डीप एंड नैरो, नैरो का मतलब होता है कि जो उसकी जो चौड़ाई है वो कम होना। नैरो का मतलब क्या होता है, चौड़ाई कम होना। तो चौड़ाई कम कितना होगा, लेस देन 18 मीटर हो जाएगा, यानी कि लेस देन 18 मीटर, क्योंकि नैरो है, नैरो लिखा है, लेकिन डेप्थ है इसका 9 मीटर से ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं जो साइड स्लोप होता है, साइड स्लोप कितना होता है, साइड स्लोप है जो वेरी स्मॉल वेरी करता है, अलग अलग हो सकता है, यानी वेरी कितना भी हो सकता है। उसी तरह से अगर बात करें स्मॉल में तो यहाँ होता है 8 to 15%, कितना होता है 8 से लेकर के 15% होता है। वहीं अगर बात करें मीडियम गली, इसमें भी होता है 8 to 15%। लेकिन फिर बात करते हैं कि डीप एंड नैरो, क्योंकि नैरो होती है इसलिए इसमें भी वेरी करता है, इसमें भी क्या करता है, वेरी करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट जो आपको याद करना है। गली के टाइप्स, इसका एग्जाम हर एक एग्जाम में लगभग कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। जो गली है उसकी विड्थ कौन सी होती है, इस टाइप से एग्जाम में आएगा कि मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि सपोज एक गली है जिसका विड्थ है वो 18 मीटर से ज़्यादा है, उसी तरह से अगर उसकी डेप्थ की बात करें तो वो 3 मीटर से कम है, और जो साइड स्लोप है वो 8 to 15 मीटर से। तो बताइए इस गली कौन सी गली होगी, तो वो हो जाएगी स्मॉल गली, यानी कि जो डेप्थ है 3 मीटर से कम है, विड्थ है मोर देन 18 मीटर है, लेकिन साइड स्लोप है वो 8 to 15% है। इसको आपको याद कर लेना है कैसे भी करके। जब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब गली डीप और वाइड हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, व्हेन गली बिकम डीप, डीप तो है ही है, साथ में एंड वाइड हो जाएगा, यानी नैरो नहीं होगा, यानी 18 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, डीप एंड वाइड, डीप एंड वाइड हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इट इज़ नॉन एज रेवाइंस। इसको क्या कहेंगे, रेवाइंस कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, रेवाइंस कहेंगे। या फिर ये आप कह सकते हैं कि गली का एडवांस स्टेज है वो रेवाइन है, गली का एडवांस स्टेज है उसको क्या कहेंगे, रेवाइन कहेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेवाइन क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप है रेवाइंस क्या होता है। रेवाइंस है 5th नंबर का रेवाइंस। पहला था रेंटर ऑफ स्प्लेस, उसके बाद था सीट, दूसरा, थर्ड था रील, फोर्थ था गली, और फिफ्थ है रेवाइंस। रेवाइंस है वो क्या है, इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड स्टेज ऑफ द गली स्टेज बोल सकते हैं इसको, क्योंकि गली जब ज़्यादा देर तक गली का इरोजन होता रहता है तो उसके बाद ये क्या है, रेवाइंस बन जाता है, यानी कि जो बहुत ही डीप जो है वो गली बन जाती है। साथ में इसका जो विड्थ है वो 18 मीटर से ज़्यादा हो जाता है, इसको कहेंगे जो इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस ऑफ गली इरोजन। क्या कहेंगे इसको, प्रोलॉन्ग्ड, यानी बहुत लंबे समय तक, इट इज द प्रोलॉन्ग्ड स्टेज ऑफ गली इरोजन। इट इज प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस ऑफ गली इरोजन, गली इरोजन है उसका प्रोलॉन्ग्ड भी प्रोसेस है, यानी बहुत ही लंबा प्रोसेस है। सेकेंड हम बात करते हैं जो रेवाइंस है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज वेरी एडवांस स्टेज ऑफ, प्रोलॉन्ग्ड स्टेज भी बोल सकते हैं, साथ में वेरी एडवांस स्टेज भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, वेरी एडवांस स्टेज, यानी बहुत ही आगे की स्टेज होती है, वो होती है रेवाइंस। वेरी एडवांस स्टेज, यानी वेरी एडवांस स्टेज ऑफ गली इरोजन, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रेवाइन कहेंगे। यानी जो गली इरोजन की बहुत ही एडवांस स्टेज है या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्टेज है उसको हम कहेंगे रेवाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेवाइंस कहेंगे। ये जो कहाँ होती है, डीप एंड वाइड गली होती है, ये क्या होती है, रेवाइंस आर दी, डीप तो होती है, नैरो होती है तो क्या हो जाएगी, वो गली हो जाएगी, लेकिन डीप एंड ये वाइडर हो जाएगी, डीप एंड वाइड गली हो जाएगी, उसको उसी को हम कहेंगे रेवाइंस कहेंगे। यानी डीप एंड वाइडर गली इज नॉन एज द रेवाइंस। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डीप एंड वाइडर या वाइड गली आर नॉन एज रेवाइंस। क्या कहेंगे इसको, रेवाइंस कहेंगे। उसके अलावा बात करें तो साइड स्लोप है, इसमें भी फेल होता है, नहीं साइड स्लोप इसमें वेरी करता है, साइड स्लोप इसमें भी अलग अलग हो सकता है। जितना डीप होगा उसका उतना ही साइड स्लोप जो है, जितना उसका वाइड होगा उतना ही उसका साइड स्लोप है वो वेरी करेगा। यानी साइड स्लोप है वो फेल हो जाता है, यानी कितना भी हो सकता है स्लोप्स। फेल्स का मतलब ये कंट्रोलेबल नहीं होता है, उसको बोलते हैं साइड स्लोप फेल्स।
उसके बाद बात करते हैं रेवेंस में, ये कहाँ पे होता है मोस्टली, ये होता है डीप एलुवियल सोइल में होता है, टिपिकली फाउंड इन, ये मोस्टली कहाँ होता है, मोस्टली फाउंड इन डीप एलुवियल सोइल, डीप एलुवियल सोइल। मैंने फर्स्ट स्लाइड में ये बताया था कि जो सोइल, जो डीप एलुवियल सोइल होती है, जो चंबल का इलाका है, यमुना का इलाका है, वहाँ पे क्या होता है, रेवेंस होता है। यानी चंबल और यमुना के रीजन में क्या होता है, जो सोइल है वो डीप एलुवियल सोइल है, बहुत ही फर्टाइल सोइल थी, लेकिन गली इरोजन के बहुत लंबे प्रोसेस की वजह से वहाँ पे रेवेंस का निर्माण हो गया। यानी इट इज मोस्टली कहाँ पे फाउंड होती है, ये होती है डीप एलुवियल सोइल के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया रेवेंस। रेवेंस का जो नेक्स्ट स्टेप है, 6th स्टेज, वो है लैंडस्लाइड। वो क्या है, वो है लैंडस्लाइड। नाम से इंडिकेट है, लैंडस्लाइड का मतलब होता है कि जो भूमि है उसका खिसक जाना। ये मोस्टली कहाँ होता है, ये पहाड़ों के अंदर होता है। कहाँ होता है, पहाड़ों के अंदर। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पहाड़ी रीजन है, वहाँ पे लैंडस्लाइड की ज़्यादा दिक्कत होती है। वो कब होती है, या तो रेनी सीजन में होता है, या फिर रेनी सीजन के खत्म होते ही तुरंत जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस टाइम क्या होता है कि जो पहाड़ है उसमें दरारें आने लगती हैं। और जो बारिश के टाइम क्या होता है कि जो पहाड़ जो में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो उसमें वो कमजोर होने लगता है, और उसके बाद उसका लैंडस्लाइड हो जाती है। उससे क्या होगा, ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इसमें जो लैंडस्लाइड में क्या क्या पॉइंट हम लिखेंगे, पहला होता है इसमें जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है। कौन सी प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम। लैंडस्लाइड कहाँ पे होता है, हिली रीजन में होता है। कहाँ पे होता है, ये होता है हिली रीजन में होता है, हिली एरिया में होता है, आइलैंड में होता है, हिली रीजन, या फिर ये कहेंगे हाईलैंड में होता है। हाईलैंड मतलब जहाँ पे मीन सी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, हाईलैंड के अंदर होता है लैंडस्लाइड। उसके अलावा और बात करें जो लैंडस्लाइड में क्या होता है, जो लार्ज चंक ऑफ सोइल है वो क्या होता है, डाउनवर्ड उसका मूवमेंट होता है, उसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड। यानी लैंडस्लाइड किसको कहेंगे कि लार्ज चंक ऑफ सोइल स्लाइड डाउन, या फिर ये कहेंगे जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ, या क्या कहेंगे, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी नीचे की ओर और बाहर की ओर, आउटवर्ड, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ, या फिर ये कहेंगे स्लाइडिंग डाउन ऑफ लार्ज चंक ऑफ सोइल। यानी जो मलबा होता है, सोइल का मलबा, स्पेशली कहाँ होता है, रॉक या हिल कहेंगे इसको। स्पेशली कहाँ होगा, ये रॉक या चट्टान या हिल कहेंगे। स्पेशली क्या होता है, ये रॉक है या फिर हिल, पहाड़ी का होता है, हिल्स, ठीक है। इज नॉन एज, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लैंडस्लाइड। इसको क्या कहेंगे हम लोग, लैंडस्लाइड कहेंगे। यानी लैंडस्लाइड क्या हो गया, लैंडस्लाइड इज नथिंग बट इट इज द स्लाइडिंग डाउन या फिर द डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द लार्ज चंक ऑफ सोइल इज नॉन एज लैंडस्लाइड। इसको हम क्या कहेंगे, लैंडस्लाइड कहेंगे। ये कहाँ पे होता है, हिली रीजन में होता है, या फिर ये हाईलैंड में होता है, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि ये जो है माउंटेन में होता है। कहाँ पे होता है, माउंटेन में होता है, जहाँ पे स्लोप जो है ऑन एन एवरेज 20% से ज़्यादा होता है। यानी कहाँ पे होता है, ये माउंटेन लैंड में होता है। कहाँ पे होता है, माउंटेन लैंड के अंदर होगा, जहाँ पे जो स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप कितना होता है, मोर देन 20%। स्लोप कहाँ पे होगा, यानी कि स्लोप की अगर बात करें तो मोर देन 20%, स्लोप इज मोर देन 20%। यानी जब स्लोप है यानी ढलान है वो 20% से ज़्यादा होगा, वहाँ पे लैंडस्लाइड की दिक्कत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जो लैंडस्लाइड है उसमें क्या होता है, जो स्लाइडिंग डाउन यानी डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, जो चट्टान होती है, पहाड़ी होती है, वो क्या होती है, स्लिप हो जाती है। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो कैसे होता है, स्लिप होने की वजह से होता है। तो इसलिए इसको जो है लैंडस्लाइड इज ऑल्सो नॉन एज स्लिप इरोजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैंडस्लाइड ऑल्सो नॉन एज स्लिप इरोजन भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, स्लिप इरोजन भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से किसको स्लिप इरोजन कहेंगे, लैंडस्लाइड हो गया, गली इरोजन हो गया, सीट हो गया, रील हो गया, तो आप किसको कहेंगे, लैंडस्लाइड इज नॉन एज स्लिप इरोजन। क्योंकि इसमें जो लैंड है या चट्टान है वो स्लिप होती है, स्लिप होकर क्या होती है, नीचे डाउन होती है, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, यानी जो है रोड के ऊपर आकर गिर जाती है। तो इसके क्या होता है, ट्रैफिक जो है जाम होने की दिक्कत होती है। कौन सी दिक्कत होती है, ब्लॉकेज ऑफ द ट्रैफिक। इसमें क्या कौन सी दिक्कत होती है, जो है इसमें प्रॉब्लम होती है वो होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंडस्लाइड से कौन कौन सी दिक्कत होती है, स्लिप इरोजन भी होता है। उसमें एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग, ट्रैफिक यानी ब्लॉकेज ऑफ ट्रैफिक इसमें होता है। क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ ट्रैफिक। जो ट्रैफिक है इसमें ब्लॉकेज होता है,
यानी ट्रैफिक के ब्लॉकेज होने की वजह से लैंडस्लाइड होता है। साथ ही साथ इसमें और क्या होता है, जो ब्लॉकेज ऑफ ट्रैफिक होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा बात करते हैं ये कहाँ पे होता है, ये वेट सीजन में होता है। कौन से सीजन की अगर बात करें तो वेट सीजन में होता है, यानी रेनी सीजन में पहले बताया आपको, बारिश होती है या तो उस दौरान होगा या बारिश के तुरंत बाद जब टेम्परेचर हाई हो जाता है उस टाइम होता है, यानी ब्लॉकेज ऑफ जो ट्रैफिक होता है। उसके अलावा अकर्स इन जो वेट सीजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें, अकर्स इन वेट सीजन, यानी कब ये होता है, वेट सीजन के दौरान जो है ये लैंडस्लाइड होता है। कब होता है, वेट सीजन के दौरान जो है लैंडस्लाइड होता है। ये था जो लैंडस्लाइड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि इसको रील इरोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रील इरोजन कहते हैं। कौन से स्लोप से ज़्यादा होता है, जब स्लोप 20% से ज़्यादा होता है तब हम इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है स्ट्रीम बैंक इरोजन। कौन सा है, स्ट्रीम बैंक इरोजन। वो क्या होता है स्ट्रीम बैंक इरोजन, 7th पॉइंट है, या जो 7वां इरोजन है। पहला था रेनड्रॉप स्प्लेश, जो उसके बाद था सीड था, फिर रील था, फिर गली था, उसके बाद रेवेंस था, लैंडस्लाइड था, और 7th पॉइंट है वो है स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्ट्रीम बैंक इरोजन में क्या होता है दोस्तों, देखो स्ट्रीम बैंक का मतलब होता है, स्ट्रीम बैंक का मतलब होता है जहाँ पे धारा बहती है, बैंक मतलब किनारा। जैसे मान लो नदी है, नदी के किनारे पे जो इरोजन होगा उसको कहेंगे स्ट्रीम बैंक इरोजन। या फिर जो नहर होती है, कैनाल होती है, उसके जो साइड में इरोजन होता है उसी को कहेंगे स्ट्रीम बैंक इरोजन। क्या कहेंगे, स्ट्रीम बैंक इरोजन कहते हैं। इसको स्ट्रीम चैनल इरोजन भी के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑल्सो नॉन एज स्ट्रीम चैनल इरोजन। स्ट्रीम बैंक इरोजन ऑल्सो नॉन एज स्ट्रीम चैनल इरोजन के नाम से भी जाना जाता है इसको, यानी स्ट्रीम चैनल इरोजन के नाम से भी इसको जानते हैं। सेकंड जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो स्ट्रीम बैंक इरोजन है वो क्यों होता है, क्योंकि जो स्लाइड्स ऑफ स्ट्रीम, यानी जो स्ट्रीम होती है वो उसकी जो बहती है, फ्लडिंग कंडीशन होती है, उस केस में ये होता है, यानी ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ स्ट्रीम की स्लाइडिंग की वजह से होता है। तो इसमें एक ही पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखने वाला है, वो है इसको स्ट्रीम चैनल इरोजन भी कहते हैं। कहाँ पे होता है, जो भी जो स्ट्रीम होती है, यानी जो धाराएं होती हैं, चाहे वो जो है कैनाल है या फिर वो रिवर है या फिर कोई नेक्स्ट जो फ्लो है, उसमें अगर ये होता है, उसके किनारे पे होता है, उसको बोलेंगे स्ट्रीम बैंक इरोजन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, स्ट्रीम बैंक इरोजन कहेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो फाइन पार्टिकल्स होता है वो कितना फाइन पार्टिकल होगा कि सोइल में जो है सस्पेंडेड होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं जो है वाटर इरोजन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला ये है कि फाइन पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन वाटर। कितना फाइन होगा तब होगा, यानी फाइन पार्टिकल्स अगर इसकी साइज की बात करें तो लेस देन 0.5 mm, 0.05 mm, लेस देन 0.5 mm इन डायमीटर, यानी इन डायमीटर ये क्या होगा, सस्पेंडेड इन वाटर होगा। क्या होगा, सस्पेंडेड इन वाटर, यानी पानी के अंदर इसका सस्पेंशन बना सकते हैं। लेकिन अगर 0.5 mm से बड़ा है तो वो उस पार्टिकल का सोइल के अंदर सस्पेंशन नहीं बनेगा, यानी उसका सस्पेंशन नहीं बनेगा। दूसरा जो फ्लड कब आता है, फ्लड आता है कि जब आपका फ्लो है वो कंट्रोल नहीं करते हैं, यानी कि जो फ्लो है या अनकंट्रोल फ्लो होता है उससे क्या होता है, फ्लड आता है। दूसरा क्या है, अनकंट्रोल्ड फ्लो, उससे क्या होगा, या फिर अनकंट्रोल्ड रन ऑफ होता है, वो लीड्स टू उससे क्या होता है, फ्लड, यानी फ्लड आती है। फ्लड किसे आती है, जो फ्लो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बाद वो बाढ़ आ जाती है, उसी को हम कहेंगे क्या कहेंगे, फ्लड कहेंगे। तो ये था टाइप ऑफ वाटर इरोजन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो फैक्टर अफेक्टिंग वाटर इरोजन है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन है, जो वाटर से के द्वारा जो सोइल लॉस इक्वेशन होती है कौन कौन सी होती है, वो विस्मेयर और स्मिथ ने दिया था। यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन है वो, उसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक उसके फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी जो वैल्यूज होती है एग्जाम में कई बार आती है कि जैसे मान लो टोपोग्राफी है, वो आइडियल टोपोग्राफी का की वैल्यूज कितनी होती है, उसकी कवर फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इरोडिबिलिटी इंडेक्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।